बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज है इसका लेक्चर नंबर 10। आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सॉलिड फ्रिक्शन, और यहाँ पे हम देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। अब देखते हैं कि पहले फ्लूइड क्या होता है। तो देखिए, फ्लूइड जो है वो कहते हैं लिक्विड और या गैस को, ये ठीक है। यानी कि अगर लिक्विड और गैस को आपको कंबाइंड, ठीक है, एक ही नाम से पुकारना है तो वो आप नाम उसको क्या देंगे, लिक्विड और गैस को फ्लूइड का नाम देंगे। ठीक है। तो लिक्विड में कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ठीक है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। गैस में भी कोई भी गैस हो सकती है, और एयर भी हो सकती है, क्योंकि एयर भी क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन है किसका, गैसेस का। ये अब फ्लूइड फ्रिक्शन जो है इसको हम देखते हैं कि देखें, जब भी कोई बॉडी, जब भी कोई चीज़, ठीक है, वो कोई आपके पास गाड़ी हो, ठीक है, कोई इंसान हो, ठीक है, कोई एनिमल हो, कोई भी चीज़ जब मूव करती है फ्लूइड में से, यानी एयर में से मूव करती है, वाटर में से मूव करती है, ऑयल में से मूव करती है, हनी में से मूव करती है, किसी गैस में से मूव करती है। तो जब भी कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्लूइड में से, तो फ्लूइड क्या करता है, उसकी मोशन को रोकता है, यानी उसको स्लो डाउन करता है। ठीक है, यानी उसकी मोशन को क्या करता है, कम करता है, उसको अपोज करता है। तो अब ये जो अपोजिशन होती है, ये जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा होता है फ्लूइड, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है फ्लूइड में, तो उसके रास्ते में समझ लें कि एक रुकावट पैदा हो रही है, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से। तो उस रुकावट को, उस अपोजिशन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जैसे ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एक कोई गाड़ी है ये, ठीक है, और ये मूव कर रही है, रोड पे मूव कर रही है। तो जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एक तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, जैसे बिटवीन टायर एंड रोड, ये तो होगा आपके पास सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, सॉलिड जो है वो सॉलिड के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। लेकिन एक क्या होता है, देखिए, जब ये गाड़ी मूव कर रही है रोड पर, तो यहाँ हवा भी तो होगी, ठीक है, एयर होगी। ठीक है, अब एयर जो है वो चल रही है, और गाड़ी जो है इस तरह से जा रही है, ठीक है, यानी टुवर्ड्स राइट जा रही है। ये जो मैंने वेलोसिटी बनाई है, ये जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, ठीक है, और एयर जो है, ठीक है, वो समझ लें कि इस डायरेक्शन में आ रही है ये। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि अगर हम जो है किसी गाड़ी पे बैठे हों, मोटर बाइक पे बैठे हों, ठीक है, तो हमें एक हवा की एक फोर्स, एक प्रेशर जो है महसूस होता है। ठीक है, अगर हम जैसे बाइक पे बैठे हों, तो अगर हम जा रहे हों, तो हमारे ऊपर ऐसा लगता है, हमारी हवा आके हमारे पर ऊपर लग रही है ये। ठीक है, तो ये उसकी क्या होती है, एक फोर्स होती है ये। और अगर ज़्यादा हवा चल रही होती है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ठीक है, और एयर जो है इस डायरेक्शन में है, और हवा जो है बहुत तेज़ चल रही है, तो फिर हमें चलना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से, एयर की वजह से, क्योंकि एयर हमें क्या कर रही होती है, इधर पुश कर रही होती है। तो ये एयर का जो एक समझ लें कि पुश है पीछे की तरफ, एक जो समझ लें धक्का देना है, इसकी जो फोर्स है, ठीक है, इसी को हम ये कह रहे हैं कि ये क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये। तो जब भी कोई, ठीक है, गाड़ी, ठीक है, मूव करती है, ठीक है, तो वो एयर का जो है समझ लें कि वो एयर की एक रेजिस्टेंस होती है, या एयर की फ्रिक्शन होती है, इसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी तरह से जो एरोप्लेन जो मूव करते हैं, ठीक है, वो भी एयर में मूव करते हैं, तो उनकी भी जो है, ठीक है, एयर की वजह से, ठीक है, एक रेजिस्टेंस, एक फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। ठीक है, और उसी को, ठीक है, समझ लें उसकी वजह से क्या होती है, मोशन जो है वो स्लो डाउन होती है। अब यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल देख लें कि हमारे पास क्या है, लिक्विड। ठीक है, ये तो हमने गैस की एग्जाम्पल देखी थी। ठीक है, अब ये लिक्विड की एग्जाम्पल देख लें। वाटर है, वाटर में क्या कर रही है, फिश जो है वो मूव कर रही है, फिश स्विम कर रही है। अब फिश जब मूव करती है तो क्या होता है, ठीक है, उसको भी एक वाटर की तरफ से फ्रिक्शन, ठीक है, मिलती है ये। ठीक है, यानी वाटर जो है, ठीक है, फ्लो कर रहा है, फिश इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वाटर की एक रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से फिश की मोशन जो है वो क्या होगी, स्लो डाउन होगी। यानी अगर फिश मूव कर रही है, कोई और चीज़ है पानी के अंदर, या कोई जो है समझ लें कि मैन है, कोई इंसान गया है पानी के अंदर, स्विम कर रहा है, ठीक है, ये अंदर और डेप्थ में गया है, ठीक है, तो वो जब अंदर, ठीक है, तैरता है,
तो उसको पानी की वजह से एक, ठीक है, क्या होता है, एक रुकावट मिलती है, उस ऑपोजिशन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। तो कोई भी चीज़, ठीक है, जब, ठीक है, एयर में से, वाटर में से, किसी लिक्विड में से, गैस में से मूव करती है, तो उसको एक लिक्विड या गैस की वजह से, ठीक है, क्या मिलती है, एक रेजिस्टेंस मिलती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। अब यहाँ पे देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ इसमें क्या नज़र आ रही है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी चीज़ है, ठीक है, जो भी गाड़ी है या इंसान है या कोई भी, ठीक है, एनिमल है जो मूव कर रहा है फ्लूइड में से, उसका शेप कैसा है, ठीक है, उस शेप के अकॉर्डिंग जो है उसके ऊपर, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा ये। क्योंकि हमने देखे सॉलिड फ्रिक्शन में भी क्या देखा था कि जितना एरिया कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। अगर ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है सॉलिड का सॉलिड के साथ तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और अगर कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या होगा, कम फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम देखेंगे कि शेप जो है, ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, फ्रिक्शन के लिए। उसके बाद सेकंड होती है हमारे पास डेंसिटी या विस्कोसिटी या थिकनेस ऑफ फ्लूइड, यानी जो भी फ्लूइड है उसकी डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, यानी वो थिक है, ठीक है, या वो क्या है, लाइट है। अगर जैसे कि फर्ज करें कोई चीज़ वाटर में मूव कर रही है तो उसको जो है उसकी थिकनेस कम है, तो ठीक है, यानी उसकी विस्कोसिटी कम है। ये कोई ऑयल में मूव कर रही है, ठीक है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। कोई हनी में मूव कर रही है, उसकी थिकनेस ज़्यादा है। एयर में मूव कर रही है, उसकी थिकनेस, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी या उसकी डेंसिटी कम है। ये तो जितनी समझ लें कि, ठीक है, हम ये देखेंगे आगे किस तरह डिपेंड करता है थिकनेस के लिहाज से, कि थिकनेस जो है, ठीक है, वो क्या करती है, जब कोई बॉडी ज़्यादा थिकनेस वाली चीज़ में मूव करती है तो उसको फिर ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है। उसके बाद थर्ड चीज़ होती है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ मूव कर रही है, कोई फिश, ठीक है, या कोई इंसान मूव कर रहा है या कोई गाड़ी मूव कर रही है, तो जो भी चीज़ मूव कर रही है, एरोप्लेन, कार, उसकी वेलोसिटी क्या है ये, ठीक है, उसकी वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन। आगे हम ये देख लेते हैं इसकी क्या डिपेंडेंसी है कि किस तरह मूव करता है। नंबर वन हमने क्या देखा, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसका, ठीक है, जो गाड़ी या कार या एरोप्लेन मूव कर रहा है उसका शेप क्या है। अब ये देखें कि यहाँ पर एक समझ लें कि बस मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें वो क्या होगा, एयर की वजह से जो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो होगा इसका फ्लूइड फ्रिक्शन। ये अब इसकी शेप देखें, ठीक है, आगे से इस तरह से, ठीक है, ये समझ लें कि एक वाइड जो है इसकी सरफेस है ये, ठीक है, एक ब्रॉड सरफेस है इसका, समझ लें कि ये ज़्यादा एरिया है ये, ठीक है, ये फ्लैट से इस तरह से है ये। तो जब इस तरह से शेप आती है हमारे पास, ठीक है, जिसमें बस होते हैं, ठीक है, उसमें जो है, ठीक है, इसमें ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आता है फ्लूइड के साथ ये, यानी एयर जो है उसको लिए ये ज़्यादा एरिया मिल रहा है, तो ज़्यादा इस गाड़ी के ऊपर एयर की क्या होगी, ठीक है, फोर्स लगेगी या ज़्यादा एयर की रेजिस्टेंस होगी इसके ऊपर ज़्यादा, ठीक है, क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। अब अगर इस तरह की कोई गाड़ी है, व्हीकल है ये आपके पास, ठीक है, कोई कार है जिसका शेप जो है इस तरह से समझ लें कि स्लैंटिंग है, स्लोप वाला है ये, तो इसमें क्या होता है, इस तरह की जो कि समझ लें कि एक आगे से नोकदार चीज़ें जो होती हैं, गाड़ी हो, ठीक है, या फिश हो या एरोप्लेन हो, तो उसकी जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, कि वो आगे से नोकदार होती है, ठीक है, तो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है फिर वो कम हो जाता है ये, ठीक है, यानी जब हवा आती है तो आप समझ लें कि वो जब स्लोप वाली जो इस तरह की चीज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ से ये हवा जो इस तरह से, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा बल्कि वो इस तरह से हवा ऊपर से चली जाएगी है। तो इस तरह की चीज़ों पर क्या होता है, ठीक है, कम फ्रिक्शन होता है, ठीक है, या कम एयर का रेजिस्टेंस होता है, या कम जो है लेसर जो है वहाँ पर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जिनमें हमें चाहिए कि हम कम फ्रिक्शन, तो इस तरह की, ठीक है, इस तरह की आगे से शेप जो है, ठीक है, स्लैंटिंग, स्लोप वाली, नोकीली, ठीक है, इस तरह की शेप बनाई जाती है ताकि कम, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस हो ये, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड हमारे पास क्या था, विस्कोसिटी, ठीक है, यानी कि लिक्विड की थिकनेस। तो लिक्विड की थिकनेस पर डिपेंड करता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब अगर एक ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है, इसमें हम
एक कोई बॉल डाल रहे हैं, कोई स्टील की बॉल। तो स्टील की बॉल जब आप जैसे इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो ये तेज़ी के साथ नीचे आ जाएगी और यहाँ बॉटम में आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रही है तो वाटर जो है उसको ज़्यादा, ठीक है, रुकावट नहीं डाल रहा है ये, ठीक है, वाटर की ऑपोजिशन कम है, क्योंकि वाटर क्या है, ठीक है, हल्का होता है, कम थिक होता है। तो वाटर क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन भी कम होगा ये। अब अगर यही बॉल जो है, ये दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, हनी है, शहद। अब शहद क्या होता है, थिक होता है, गाढ़ा होता है। जब सेम बॉल, स्टील की बॉल आप इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि वो स्लो जो है वो नीचे जाएगा और यहाँ बॉटम तक आएगा, यानी ज़्यादा टाइम में, ठीक है, स्लो, कम स्पीड के साथ, ठीक है, ये डाउनवर्ड आएगा ये। तो ये क्या हमें बता रहा है कि इसकी क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, थिक है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा है, और इस फ्लूइड फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से इसने मोशन को क्या किया है, ज़्यादा अपोज किया है, ज़्यादा इसको स्लो किया है, ठीक है। ये तेज़ी से नीचे आया, यानी कि इसने वाटर ने कम इसको अपोज किया, इसकी रेजिस्टेंस कम थी, और जो हनी था इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, तो इसलिए ये स्लो हो गया और इसकी स्पीड कम हो गई, और ये स्लो स्लो क्या होगा, नीचे आएगा ये। तो यहाँ पे होगा ग्रेटर फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस तरह से फ्लूइड फ्रिक्शन हम देख रहे हैं, किस पर डिपेंड कर रही है, विस्कोसिटी पर। थर्ड चीज़ हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो चीज़ मूव कर रही है, कोई भी गाड़ी, एरोप्लेन, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। अब आपने देखा होगा कभी, ठीक है, कि अगर आप बाइक पे, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं या किसी गाड़ी में जा रहे हैं, उसमें से आपने अगर अपने हाथ थोड़ा सा बाहर निकालें, तो अगर गाड़ी स्लो जा रही है तो आपके हाथ के ऊपर जो है, ठीक है, जो हवा लग रही होगी उसकी इतनी फोर्स आपको नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही है या बाइक बहुत स्पीड से जा रही है, तो फिर क्या होगा कि आप अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर या अपने हाथ पर, ठीक है, ज़्यादा हवा का प्रेशर फील करेंगे। हवा आपको ज़्यादा, ठीक है, समझ लें कि पुश कर रही होगी, ये ज़्यादा फोर्स से पुश कर रही होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्पीड की वजह से, ठीक है, हम क्या होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कोई बॉडी जो है स्लो मूव कर रही है, यानी इसकी स्पीड कम है, जैसे इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो इस पर जो एयर का, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस होगी या एयर का जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा, यानी कि लेसर होगा फ्लूइड फ्रिक्शन। और अगर यही गाड़ी जो है ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी, यानी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ठीक है, हवा जो है, समझ लें कि पहले 1 सेकंड में क्या हो रहा था कि कम इससे टकरा रही थी, और अब जो है वो इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा जो है 1 सेकंड में, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा हवा इसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, ज़्यादा से टकरा रही है, तो ज़्यादा लार्जर हो जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्पीड ज़्यादा होती है तो फिर क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ हमें और देखनी है, जो असल, हम ये तो मैंने आपको एग्जांपल से, ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्लियर किया है। ये असल जो आपका समझ लें कि ये टॉपिक जब आता है एग्जाम में, तो आप फ्लूइड फ्रिक्शन में उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर आप स्टोक्स लॉ लिखते हैं, और उसके बाद उसमें आगे जो मैं आपको बताऊंगी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, वो आप चीज़ लिखते हैं। ये बीच में जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं बस की, फिश की, ये आपको कोई नहीं लिखना होती है, ठीक है। इस तरह से मैं ये जो आपको बता रही हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी आपको नहीं लिखना होता है ये। अब ये देखें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ये, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है, ठीक है, ये आपको बताता है कि कोई चीज़ जब आप लिक्विड में, ठीक है, डालते हैं तो ये कब फ्लोट करती है, ठीक है, या कब सिंक करती है, कब तैरती है, कब डूब जाती है। तो अब ये देखें कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, कोई भी गिलास समझ लें, इसमें मैंने वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मैंने टॉप तक, ठीक है, मैंने वाटर फिल किया हुआ है, इस तरह से वाटर फिल किया हुआ है। अब इसके अंदर अगर मैं ये एक बॉल डालूंगी, स्टील की बॉल डालूंगी, ठीक है, तो स्टील की बॉल इसके अंदर जाएगी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं स्टील की बॉल डालूंगी, क्योंकि मैंने पानी ऑलरेडी इसको बिल्कुल भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, तो जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगी पानी बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि पानी के बाद आगे जगह नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ इसके अंदर जा रही है, तो ये चीज़ जो है, ये बॉल इतनी जगह घेर रही है पानी के अंदर,
तो इसका जितना भी ये वॉल्यूम है, जितनी जगह ये घेर रही है, उसके हिसाब से उसका जितना, समझ लें इस जगह में जितना वाटर आ रहा है, वो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के गिर जाएगा, क्योंकि मैंने इसको फिल किया हुआ है पूरा फुल। अब ये जो वाटर बाहर गिर रहा है, ये होता है वाटर डिस्प्लेस्ड, यानी बॉडी जब पानी के अंदर गई है तो उसने कितना वाटर जो है उसको हटाया है, ठीक है, या डिस्प्लेस किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, ठीक है, फुल इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए पानी की जो बाहर गिरा है, ठीक है, वो होता है वाटर डिस्प्लेस। लेकिन देखें, जब कोई कश्ती होती है, ठीक है, बोट होती है, वो पानी में, ठीक है, हम डालते हैं, ठीक है, दरिया या समंदर में या कहीं पर, ठीक है, झील में, तो वो जो होता है फिर वो वाटर कहीं पे ज़्यादा तो गिरता नहीं है, ठीक है। वो वाटर जब अंदर जाती है कश्ती पानी के, ठीक है, तो वो वाटर को जब डिस्प्लेस करती है तो वाटर फिर वो इधर और इधर ऐसे उधर हो जाता है, ये ठीक है, साइड में हो जाता है। लेकिन वो भी क्या कर रही होती है, वाटर को हटा रही होती है, जितनी बोट का समझ लें कि पार्ट, ठीक है, पानी के अंदर जाएगा, उतना ही वो वाटर डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। अब ये जो वाटर बाहर गिरा है, जो डिस्प्लेस किया है इसने, और कितना वाटर होगा, जितने इसने ये जगह घेरी है उसके वॉल्यूम के हिसाब से वाटर डिस्प्लेस होगा। तो ये वाटर जो गिरा है, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है, अगर इस वाटर को हम समझ लें कहीं कलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसको इसका वजन करें, वेट करें, ये कितना वेट है ये, ठीक है। तो इसका जो वाटर डिस्प्लेस का जो वेट होता है, ठीक है, यानी जो भी लिक्विड है, वाटर मैंने यहाँ पे ले रही हूँ तो मैं वाटर कह रही हूँ, लेकिन अगर कोई और लिक्विड है तो फिर हम कहते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है। तो अगर ये जो भी लिक्विड है, ये वाटर है, इसका जो वेट होता है, इस डिस्प्लेस्ड वाटर का, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। अब अपथ्रस्ट क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी, ठीक है, वाटर के लिक्विड के अंदर जाती है, तो ये जो लिक्विड होता है ये इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट, ठीक है। और वो अपथ्रस्ट इसके इक्वल होता है जितना, ठीक है, वाटर वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। ज़्यादा डिस्प्लेस कर रही है तो ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा, और कम डिस्प्लेस कर रही है तो कम होगा। यानी अगर बॉल है, बॉल का साइज़ कम है तो वो कम वाटर डिस्प्लेस करेगी, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा शिप है, जहाज़ है पानी का, तो वो अगर वाटर के अंदर है, समंदर में है, तो वो अपने इतने बड़े साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा होता है, और उस वाटर डिस्प्लेस का वज़न फिर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब एक हमें पे अब थ्रस्ट पता चल गया क्या होता है। दूसरा, ये जो भी बॉडी है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, ज़्यादा या कम, ठीक है, इसका वेट होगा। वेट की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो वेट हमेशा होता है डाउनवर्ड। वेट जो होते हैं क्या होती है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी, ठीक है। अर्थ, ज़मीन जिस फोर्स से बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है, वो होता है वेट, ठीक है। तो इसका वेट, हर चीज़ का वेट क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वेट हो गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ हमने पानी में डाली है वो तैरेगी या डूब जाएगी, ठीक है, वो फ्लोट करेगी, ठीक है, वो या वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है। तो वो हमें पता चलता है कि अब थ्रस्ट ज़्यादा है या वेट ज़्यादा है, ठीक है। अगर वेट ज़्यादा है, ठीक है, अगर वेट ज़्यादा है और अब थ्रस्ट कम है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये चीज़ जो है ये पानी के अंदर डूब जाएगी। यानी अगर मैंने ये स्टील की बॉल डाली है, ठीक है, तो स्टील का, ठीक है, वेट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका वेट ज़्यादा होगा, और इसके साइज़ के हिसाब से जो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, उसका वेट या अपथ्रस्ट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर वेट ज़्यादा है और अपथ्रस्ट कम है तो वो चीज़ क्या होती है, डूब जाती है, सिंक हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह मैं क्या डालूँ, ठीक है, स्टील की बॉल नहीं डालूँ, बल्कि मैं कोई समझ लें कि रबर की बॉल डालूं, ठीक है। अब अगर कोई रबर की बॉल है, ठीक है, ये टेनिस की बॉल है, अब टेनिस का बॉल का भी यही इतना ही वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब टेनिस के वॉल्यूम इसके हिसाब से अब थ्रस्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, उसने वाटर डिस्प्लेस किया, अब थ्रस्ट है। लेकिन टेनिस की बॉल का, ये रबर की बॉल का क्या होगा, वेट कम होगा, वो हल्की होगी, ठीक है। अब वेट कम हो गया, अब थ्रस्ट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब जब अब थ्रस्ट ज़्यादा है तो वो बॉडी पानी के अंदर डूबेगी नहीं, बल्कि क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ जो है वो पानी के अंदर, ठीक है, पानी के ऊपर तैरेगी, यानी फ्लोट करेगी, ठीक है। तो बोट का भी यही हिसाब होता है कि बोट जब आप, ठीक है, डालते हैं, ठीक है, पानी के अंदर,
तो बोट का जो एक साइज होता है उस साइज के हिसाब से वो वाटर डिस्प्लेस करता है, ठीक है, और उस डिस्प्लेस करने के ठीक हिसाब से ठीक है उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगता है ये, ठीक है। अब बोट जो है ठीक है तैर रही होती है ये, ठीक है, जो बोट का वेट होता है ठीक है वो क्या होता है, कम होता है, अपथ्रस्ट ज़्यादा होता है। अब बोट के ऊपर देखें क्या होता है, कश्ती के ऊपर कहते हैं ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें कि इसमें 5 आदमी बैठ सकते हैं, सपोज, ठीक है, छोटी कश्ती है तो कहते हैं कि 5 आदमी बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। अब वो 5 आदमी का क्या हिसाब लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि अगर आप इतने आदमी बिठाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से जितने आदमी बिठाएंगे वो क्या होगा, कश्ती का वेट बढ़ेगा। तो वो 5 आदमी तक क्या होगा कि वेट इतना होगा कि वेट जो है वो कम रहेगा और अब थ्रस्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यानी वो कश्ती तैरती रहेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा आदमी बिठाएंगे, यानी 5 आदमियों की गुंजाइश थी और उसमें आपने क्या किया कि 10 आदमी बिठा दिए, होता है ना बाज़ दफ़ा ये जो है, जो कि समझ लें कि पैसे लेके जो है वो बोटिंग करा रहे होते हैं और वो ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप ज़्यादा आदमी बैठ जाएं, ठीक है। अब अगर ज़्यादा आदमी बैठा दिए जिसकी इसमें समझ लें कि नहीं थी कैपेसिटी या गुंजाइश, तो उसका कश्ती का वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वेट ज़्यादा हो गया और वाटर तो उसने उतना ही डिस्प्लेस किया था जितना, ठीक है, अपने साइज़ के हिसाब से बोट ने। तो अब थ्रस्ट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब ज़्यादा आदमी बैठेंगे तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, और जब वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किससे, अप थ्रस्ट से, तो फिर वो चीज़ क्या होगी, डूब जाएगी। तो फिर कश्ती क्या होती है, डूब जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है रूल होता है कि उसमें, ठीक है, कोई भी बोट होती है, ये पानी का जहाज़ होता है, उसमें एक लिमिट होती है कि आप इसमें इतना लोड कर सकते हैं, इसको इतने पर्सन बैठ सकते हैं, ये इसमें कोई जितना भी आप कोई सामान लेके जाना चाहते हैं तो उसमें उतना सामान आप लेके जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ठीक है हम नहीं कर सकते हैं। और ये जो बोट हो बड़ी बड़ी मतलब बोट होती हैं, ये शेप होते हैं, उन पे उस पे एक जो है बाहर जो है तरफ एक लाइन भी बनी होती है कि इस पे इतना वज़न रखें कि वो उस पानी जो है, जो भी दरिया समंदर का है, वो उस लाइन से, उस लेवल से जो है वो नीचे रहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उस लाइन पर आ गया या उससे ऊपर आ गया तो समझ लें कि वेट ज़्यादा कर दिया हमने शिप में या बोट में, तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, अब थ्रस्ट कम हो जाएगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, ठीक है, डूब जाती है। ये आर्किमिडीज का रूल है, ठीक है। अब थ्रस्ट मैंने आप इसलिए बताया कि नेक्स्ट अभी जो हम टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ेंगे उसमें हमें इसको ठीक है देखना पड़ेगा ये। तो ये मैंने वही लिखा है जो भी आपको बताया कि इफ़ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, अगर वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, बॉडी का, किससे, अपथ्रस्ट से, तो क्या होगा, बॉडी डूब जाएगी, ऑब्जेक्ट विल सिंक। और अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन अपथ्रस्ट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, अगर वेट कम होगा, ठीक है, अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो फ्लोट करेगा या तैरेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, रूल है ये। अब हम आते हैं हमारा जो समझ लें फ्लूइड फ्रिक्शन का जो एक लॉ है, ठीक है, और ये साइंटिस्ट का नाम है स्टोक, ठीक है। तो स्टोक्स लॉ जो है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। ये स्टोक्स क्या बता रहे हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन थ्रू अ फ्लूइड, अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसको किसी भी आप फ्लूइड में, ठीक है, क्या करते हैं, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, यानी वो गिरती है, नीचे की तरफ आती है, फॉल्स डाउन थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है, इट एक्सपीरियंस अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जाहिर बात है फ्लूइड क्या करता है, उसके ऊपर एक, ठीक है, फोर्स लगाता है, एक पुश करता है, उसकी एक ऑपोजिशन होती है, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है, यानी एक उसकी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमने देख लिया कि किसके हिसाब से होगी, ठीक है, शेप पे भी डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, और किस पर, विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी शेप जो है, समझ लें कोई बॉडी बड़ी होगी, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर कोई बॉडी फ्लूइड में हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उस पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है, ये बताइए किसने, स्टोक ने, ठीक है। इसी को हम, इस फोर्स का जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टोक्स लॉ। तो किसी समझ लें कि ये जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ये जो कि फ्लूइड में, इसको हम विस्कस ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बताया है, ये स्टोक्स लॉ है, वो है कि फ्रिक्शनल फोर्स या फ्लूइड फ्रिक्शन इज इक्वल टू के, विच इज कांस्टेंट,
ये आपके पास ईटा है, ठीक है, एक समझ लें कि सिंबल है, और ये है v यानी वेलोसिटी। अब k जो है वो क्या है, ये कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी पर। ठीक है, बॉडी सर्कुलर है, स्फेरिकल है, बॉडी रेक्टेंगुलर है, उसके हिसाब से समझ लें के की यहाँ पर एक वैल्यू आती है। ठीक है, यानी जो भी उसमें उस शेप के हिसाब से आएगा, उसकी लेंथ आएगी, उसकी ब्रेथ आएगी, जो भी उसका कोई सर्कुलर बॉडी है तो उसका रेडियस आएगा, क्या आएगा वो डिपेंड करता है। तो के जो है, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या कांस्टेंट आएगा, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है क्या है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द बॉडी। दूसरी चीज हमारे पास है ईटा, ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जिस तरह हमने देखा था सॉलिड में, सॉलिड फ्रिक्शन में हमारे पास कांस्टेंट आ रहा था म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ये समझ लिए उसी के, ठीक है, मुकाबिल है ये, ठीक है, ये उसी के, ठीक है, समझ लिए के साथ का है कि जिस तरह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसी तरह से लिक्विड के लिए, गैस के लिए या फ्लूइड के लिए होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो यहाँ पर इस पर डिपेंड करेगा लिक्विड की, ठीक है, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, कितनी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगी तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम होगी तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा। उसके बाद v जो है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि जो बॉडी मूव कर रही है उसकी कितनी वेलोसिटी है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस लिक्विड में आप डाल रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, तो उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, ज़ाहिर तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो गई, एक तरह से ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पर भी जो चीज़ आप डाल रहे हैं उसकी शेप जो है ज़ाहिर से डालने के बाद वो शेप तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो ये भी एक तरह से कांस्टेंट है। और अगर आपने लिक्विड उसके अंदर, लिक्विड में कोई बॉल डाली है, कोई चीज़ डाली है, तो उसके बाद उसकी लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होगी, यानी ये भी कांस्टेंट है। तो असल में फिर ये दोनों चीज़ें जो जब आप किसी चीज़ को किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, और ये चीज़ जो है वेरी करती है, ये चीज़ चेंज होती है, वेलोसिटी। तो फिर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है जिसको हम विस्कस ड्रैग कहते हैं, ये फ्लूइड फ्रिक्शन, ये डिपेंड कर रही होती है वेलोसिटी पर। और ये हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आ रही है हमें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी के। यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज ज़ीरो। तो अगर ये वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी, फ्लूइड फ्रिक्शन ज़ीरो होगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब अगर सर्कुलर बॉडी के लिए जो इसने बताया है, स्टोक ने बताया है, देखिए ये देख लें कि हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसको आप किसी लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके लिए के की वैल्यू होती है 6 पाई आर। ठीक है, 6 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और आर जो है हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फ्रिक्शनल फोर्स का, फ्लूइड फ्रिक्शन का, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, बॉडी यानी बड़ी है, रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ये जो हमारे पास आया था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो यूनिट है, इसी फार्मूले से हम इसका यूनिट निकालते हैं, फोर्स का न्यूटन और रेडियस का मीटर, और इसका जो है आपके पास मीटर, ठीक है, पर सेकंड वेलोसिटी का। 6 का कोई यूनिट नहीं है, पाई क्या है, पाई आपके पास वही कांस्टेंट है 22/7 यानी 3.142। तो ये दोनों तो नंबर हैं, ठीक है, तो इसका जब आप फार्मूला बनाएंगे, ठीक है, यानी F/RV, तो उसके हिसाब से इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, और यहाँ पे 2 मीटर होंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे, और ये यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेकंड, सेकंड यहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाता है स्टैंडर्ड यूनिट, या ऐसा यूनिट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और CGS यूनिट जो है वो इसका है पॉइज। ठीक है, तो इतना आपको समझ लें कि काफ़ी है कि आप इसका यूनिट का कम से कम ये नाम ये याद कर ले, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, और आपको जब क्वेश्चन आता है तो आपको फ्लूइड फ्रिक्शन की डेफिनेशन और ये स्टोक्स लॉ लिखना पड़ेगा, और फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला जो है समझ लें कि टॉपिक आपको लिखना पड़ता है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास
ठीक है, एक कोई कंटेनर है, इसमें हमने एक लिक्विड लिया है, ठीक है, यानी और ऐसा लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, सपोज विस्कस है ये, तो इसको हमने लिया है। और ये हमारे पास एक समझ लें कि कोई स्टील की बॉल है ये, ठीक है, जिसको आप अंदर इसको ड्रॉप करेंगे, डालेंगे। अब इनिशियली जब आप इसको इस पॉइंट पे होगी, यानी कि जब आप इसको ड्रॉप करने वाले हैं, तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। जब भी कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है, ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। और जैसे जैसे वो बॉडी नीचे आती है, ठीक है, क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, यानी वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होती है, इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे ही देखें, आपने इसको लिक्विड में डाला है, ठीक है, तो इस पे क्या होगा, एक तो होगी फोर्स अप थ्रस्ट, ठीक है, यानी कि जितना जब ये अंदर जाएगी और जितना लिक्विड को अपने साइज के हिसाब से, अपने वॉल्यूम के हिसाब से जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, उसके हिसाब से, ठीक है, इस पे अपवर्ड एक फोर्स लगेगी लिक्विड की तरफ से, वो होगा अप थ्रस्ट, जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, यू इज अप थ्रस्ट। फिर इसका, इस बॉल का वेट होगा, ठीक है, वेट होता है हमेशा फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और होता है डाउनवर्ड, ठीक है, वेट की लाइन हमेशा बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है, यानी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ये वेट हो गया इसका, डब्ल्यू इज वेट। उसके बाद अब जब ये इसके अंदर मूव करेगी, ठीक है, तो इसके ऊपर जो इस लिक्विड की वजह से जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, यानी इस जब ये मूव करेगी तो ये जो भी लिक्विड है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा, इसको पुश करेगा, इसकी मोशन को स्लो डाउन करेगा, पोज करेगा। तो वो जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। ये वो वाली है जो आपके हमने देखी थी अभी स्टोक्स लॉ से, ये है विस्कस ड्रैग, ये फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ जो है हमने ऐसी ली है, देखिए हमें कि इसका इनिशियली क्या है कि वेट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ये अंदर सिंक हो गई, ठीक है, और सिंक होने के बाद ये अंदर जाएगी और बॉटम तक जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसकी मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियली इसकी यहाँ पर, ठीक है, एफ मैंने क्या लिया, फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग है ये, ठीक है, विस्कस फोर्स है ये। अब यहाँ पर ये देखें कि जब इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, ठीक है, तो ये वाली जो फोर्स है ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये वाली फोर्स हमारे पास हमने अभी देखी है, ठीक है, ये हमारे पास थी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, पीछे देख लें, ठीक है, ये हमारे पास ये है। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, तो ये फोर्स भी क्या होगी, हमारे पास ज़ीरो होगी, ठीक है। तो इनिशियली ये वाली फोर्स जो होती है आपके पास ज़ीरो होती है, और u जो है वो किसके हिसाब से होगा, जिसने इतना वाटर डिस्प्लेस किया है। अब अगर जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट जो है, सपोज कर रहे हैं आप, ठीक है, कि वो कितना है 5 न्यूटन, तो इसका मतलब है अप थ्रस्ट कितना है 5 न्यूटन। फिर ज़रा बताइए कि अप थ्रस्ट अब चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना वाटर डिस्प्लेस कर दिया उसके हिसाब से ही अप थ्रस्ट रहेगा। उसके बाद इसका जो वेट है इसके मास के हिसाब से W इज इक्वल टू mg, ठीक है, वो उसका वेट भी चेंज नहीं होगा। तो वेट जो है, ठीक है, इसका सपोज कर लेते हैं 10 न्यूटन है, ठीक है। अब इसकी डाउनवर्ड जो फोर्स इस पे स्फीयर पर अप्लाई हो रही है वो है 10 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स क्या है, ये 0 है, और ये कितनी है 5 न्यूटन, ठीक है। यानी दोनों को मिला के जो होती है वो होगी इसकी टोटल अपवर्ड फोर्स। तो इसकी टोटल जो अपवर्ड फोर्स बन रही है ये 0 है, और ये कितनी है 5 न्यूटन, यानी अपवर्ड फोर्स 5 न्यूटन बन रही है और डाउनवर्ड 10। तो अब डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है और अपवर्ड कम है, इसका मतलब है कि ये नीचे आएगा ये, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स होती है, ठीक है, उस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मूव करता है ऑब्जेक्ट, ये हम पहले देख चुके हैं ये, ठीक है। और जो फोर्स इसको मूव करवाती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, वो होती है रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कैसे आती है, ठीक है, वो यानी कि अब देखें जब ये नीचे आ रहा है, ये ग्रेटर फोर्स है, ये स्मॉलर फोर्स है, अब जब ये नीचे आ रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। एक्सेलरेट क्यों करेगा, क्योंकि देखें यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स की एक वैल्यू आएगी, आप W में से U माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा ना, क्या आंसर आएगा 5 न्यूटन का। तो वो 5 न्यूटन जो आ रहा है इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्टेंट फोर्स आ रही है 5 न्यूटन की, वो इसको मूव करवा रही है डाउनवर्ड, यानी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है, या वो है किसके इक्वल, ma के इक्वल, ठीक है। तो फिर क्या होगी, जब एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है यहाँ पर, इंक्रीज हो रही है।
अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि ये फोर्स क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो जैसे जैसे ये नीचे आता है वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो ये वाली फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इनिशियली ज़ीरो थी, लेकिन क्या होगा, ठीक है, अब समझ लें कि कुछ टाइम के बाद, ठीक है, सपोज ये वाली एफ वाली जो फोर्स है, ठीक है, ये वाली एफ वाली फोर्स है, ये हो गई हमारे पास सपोज 2 न्यूटन। ठीक है, अब अगर ये 2 न्यूटन हो गई तो आप ये देखें कि अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी बन जाएगी, टोटल अपवर्ड फोर्स यानी एफ और यू को मिला के ऐड करके देखें तो हमारे पास कितनी बन रही है, 2 और 5, ठीक है, कितनी बन रही है हमारे पास 7, यानी अपवर्ड फोर्स आपके पास कितनी आ रही है, ठीक है, 7 न्यूटन। ठीक है, और डाउनवर्ड कितना है, वेट है कितना है आपके पास, हमारे पास, ठीक है, 10 न्यूटन। अभी भी क्या है, डाउनवर्ड ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉडी क्या होगी, ठीक है, बॉडी एक्सेलरेट करे नीचे आएगी और इसके साथ एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी अपवर्ड फोर्स जो है, ठीक है, कम है और डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को माइनस करके हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। तो अब यहाँ पर, ठीक है, वेलोसिटी यानी अभी इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज होगी, और ये, ठीक है, अब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है, उसके साथ ये वाली फोर्स जो है हमारी, ठीक है, हमारी ये वाली फोर्स जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, ये फोर्स हमारी इंक्रीज होगी, तो ये हो गई सपोज हमारे पास, अभी हमने कितना लिया था, हमने 2 न्यूटन लिया था। ठीक है, अब इसको हम इसको और इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या हो जाएगी, 3 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब जब ये 3 न्यूटन फर्ज करें हो जाएगी तो अपवर्ड फोर्स कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी मिला के, ठीक है, ये 5 और 3 मिला के अपवर्ड फोर्स 8 न्यूटन हो जाएगी, डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन है। ठीक है, अभी भी डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, 8 न्यूटन है, तो यहाँ पर ये एक्सेलरेट करेगा यानी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये वाली फोर्स जो है ये इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, और इंक्रीज कर लें, ठीक है, इसको और इंक्रीज करने के बाद 4 न्यूटन हो जाएगी, 5 न्यूटन हो जाएगी। अब जब ये 5 न्यूटन होगी, ठीक है, अब समझ लें कि फर्ज करें कि इस पॉइंट पर आके, ठीक है, सपोज कर लें कि इस पॉइंट पे आ गया ये स्फीयर, इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, ये वाली जो फोर्स है, ठीक है, ये वाली जो फोर्स है ये हो गई 5 न्यूटन। ठीक है, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि जैसे जैसे स्फीयर नीचे आ रहा था इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि वेट ज़्यादा था और ऊपर की जो टोटल अपवर्ड फोर्स थी एफ प्लस यू वो कम थी। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ रही थी माइनस करके, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही थी या वो बॉडी की, ठीक है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रही थी। तो अब जब इंक्रीज होते होते वेलोसिटी इंक्रीज होते होते ये वाली जो फोर्स है ये जब 5 न्यूटन तक पहुंच जाएगी तो उस वक्त क्या होगा, ठीक है, उस वक्त ये होगा कि आपके पास ये फोर्स जो है, ठीक है, 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है। ठीक है, और नीचे कितना है आपके पास, नीचे आपके पास क्या है, 10 न्यूटन। तो अब अपवर्ड फोर्स 5 + 5 मिला के कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अपवर्ड फोर्स भी 10 न्यूटन हो गई और डाउनवर्ड भी आपके पास 10 है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मोशन में ऑलरेडी है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है। तो अब जब ये अपवर्ड फोर्स, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स और ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स जब इक्वल हो जाएंगी तो अब रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी अब आप इस 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो। रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो इसका मतलब है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, ठीक है, वो आपको क्या करती है, वो आपके किसकी इक्वल होती है, एम ए की इक्वल होती है, यानी वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, वो वेलोसिटी को चेंज करती है। तो अब यहाँ पर अगर ये रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई तो इसका मतलब है एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब है कि फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर, ठीक है, जिस पॉइंट पर, ठीक है, वहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगी उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है फिर चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वल हो गई हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, कैंसिल आउट कर रही हैं। लेकिन कैंसिल आउट करने से ये नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि जो बॉडी, ठीक है, अगर पहले से रेस्ट में होती है तो फिर वो बैलेंस फोर्स के बाद, ठीक है, रेस्ट में ही रहती है। लेकिन अगर कोई बॉडी पहले से मूव कर रही है और फोर्सेस बैलेंस्ड हो गई हैं, ठीक है, या आप उन पे दो जो है बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे की इक्वल, राइट लेफ्ट की इक्वल, तो फिर वो बॉडी
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो ये पहले से मोशन में था, इसके ऊपर फोर्स जो है बराबर हो गई, बराबर होने के बाद है अब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस पे जहाँ पर फिर ये जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से फिर यहाँ तक बॉटम तक आएगा, नीचे तक आएगा। ठीक है, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये नीचे आएगा। तो अब जिस पॉइंट पर, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, ये वाली जो समझ लें वेलोसिटी होती है, इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और उसी टर्मिनल वेलोसिटी से फिर ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ठीक है, इसी तरह से देखें पैराशूट में भी यही होता है। ये ठीक है कि पैराशूट में देखें जब कोई समझ लें कि कहीं से जंप करता है पैराशूटर, तो वो क्या होता है कि वो उसका पैराशूट इनिशियली बंद होता है, ठीक है, और फिर ठीक है वो नीचे जब आता है तो वो एक गिर रहा होता है, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन जब वो पैराशूट खोलता है, ठीक है, तो क्या होता है कि पैराशूट का एक समझ लें कि एरिया बड़ा होता है, तो उसके ऊपर एयर की जो रेजिस्टेंस होती है अपवर्ड, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो फिर उसका वेट जो होता है और उसकी जो अपवर्ड समझ लें कि अप थ्रस्ट होता है, या उसकी अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होती है, वो इक्वल हो जाती हैं। जब इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर वो पैराशूटर जो है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, और फिर वो एक समझ लो, बल्कि वहाँ पे वेलोसिटी समझ लें थोड़ी सी और डिक्रीज होती है, फिर वो स्लो 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 जो है वो नीचे ज़मीन तक आ जाता है। इसी तरह से लिक्विड जो है यहाँ पर भी, ठीक है, इसकी स्पीड जो है, ठीक है, ये स्लो होती है और ये आराम से नीचे आ जाता है। इसी तरह से देखें जो रेन के ड्रॉप्स होते हैं, पानी के, बारिश के कतरे, तो वो भी जब ऊपर से आते हैं, ठीक है, वो भी जब ऊपर से आते हैं तो उनकी इनिशियल समझने की जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है ये, ठीक है, लेकिन एक ख़ास ऊपर हाइट पर पहुँच कर क्या होती है, उस पर भी अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाती हैं, जिससे वो स्लो डाउन हो जाता है और फिर वो एक स्लो वेलोसिटी से, कम स्पीड से वो नीचे आके गिरता है ये। ठीक है, तो अगर ये वाली कंडीशन ना हो, ठीक है, जो टर्मिनल वेलोसिटी की जो कंडीशन है अगर ये ना हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पैराशूटर भी जब आके नीचे गिरेगा तो क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। या कोई भी अगर बारिश का कतरा भी जब नीचे आएगा और ये वाली कंडीशन ना हो, यानी कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर ना हो, तो फिर अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती रहेगी ज़मीन तक पहुंचने तक, तो फिर वो जिस स्पीड से, जिस हाई स्पीड से ज़मीन से टकराएगा वो बहुत हाई स्पीड होगी बारिश के कतरे की। तो बारिश का कतरा भी जो है, रेन ड्रॉप, वो फिर ऐसे ज़मीन पे आके लगेगा जैसे एक बुलेट जो है, एक समझ लें गन से जो बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, उस बुलेट की जो स्पीड होती है वो क्या करती है, क्या करती है, दीवार में जाके, ठीक है, दीवार में अंदर चली जाती है, ठीक है, आपके पास चीज़ों के अंदर चली जाती है वो, तो वो ज़मीन पे आके बुलेट की स्पीड से जो है ये रेन के ड्रॉप्स लगेंगे। तो ये हमारा देखें कितना फ़ायदा है इसका टर्मिनल वेलोसिटी का, कि वो चीज़ जो है वो स्लो डाउन होके फिर, ठीक है, नीचे एक कांस्टेंट एक स्पीड से नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब हम इसको देख लेते हैं कि आगे इसका एक टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें कि व्हेन द नेट डाउनवर्ड फोर्स, और यहाँ पे हमारी थी वेट, एंड नेट अपवर्ड फोर्स, यानी कि यहाँ पे हमारी थी F प्लस U आर इक्वल्स, द स्फीयर स्टार्ट्स मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जिस पॉइंट पर, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, उस पॉइंट पर, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाएगी, यानी उससे आगे नहीं बढ़ेगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और यहाँ पे नेट हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स है W, और अपवर्ड फोर्स हमारी दो थी, तो इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास फोर्स जितना रिजल्ट आएगा वो होगी हमारी नेट, यानी टोटल अपवर्ड फोर्स। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, यानी W इक्वल होगा किसके, F प्लस W के। ठीक है, और ये W वेट है, F आपकी वही है विस्कस ड्रैग यानी फील्ड फ्रिक्शन, और U अपथ्रस्ट है। तो जब ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, उस वक्त स्फीयर जो है, बॉडी जो है, वो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, उसको कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी, उसको डिनोट करते हैं हम किससे, VT से। इसका ग्राफ देख लें कैसे बनता है। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं और x एक्सिस पे अगर हम लें टाइम और y एक्सिस पे अगर हम लें वेलोसिटी, तो इनिशियली देखें आपके पास इस तरह का एक
ग्राफ आ रहा है। ये किसको शो कर रहा है? ये हमने देखा था वीटी के ग्राफ में, हमने देखा था कि अगर आपके पास, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आता है, ये वी है और ये टी है, ठीक है, वीटी के ग्राफ में अगर इस तरह आ रहा है तो ये किसको शो कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, यानी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। और एक्सेलरेशन क्या है आपके पास? देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये चीज़ हमें बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास कि ये चीज़, ये पार्ट तो ये बता रहा है, और ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपके पास अब हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब आती है आपके पास वीटी ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल लाइन आती है जब आपके पास, तो वो आपको क्या बता रही होती है? वो आपको बता रही होती है कि वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया। तो ये आपकी ज़ीरो एक्सेलरेशन या आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी का समझ लें कि इस तरह का ग्राफ बनता है, वीटी ग्राफ। तो इस तरह का आपके पास जो अगर ग्राफ होगा, ठीक है, ये आपके पास वीटी ग्राफ, तो ये आपके पास शो करेगा कि आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको बता रहा है कि अब जो है इनिशियली जब जो है स्फीयर आपने ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर इंक्रीज होती रही, और जिस पॉइंट पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स जो हैं इक्वल हो गई, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा और इस वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का इस तरह का ग्राफ बनता है ये। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया है फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि आपको जो समझ में आ गया होगा। आप अपना फीडबैक दिया करें कमेंट्स में, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने, ठीक है, क्लास फेलोज के साथ, और इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।